हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डार के नीट बायोलॉजी। आज के सेशन में मैं मेनली डिस्कस करूंगी और आप लोगों को थोड़े क्लूज बताने आई हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर की नोट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कहना है कि रिपीटेडली वो एनसीईआरटी स्टडी करते हैं 5 to 6 टाइम्स, समटाइम्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं 8 टाइम 9 टाइम्स दे केयरफुली रीड द एनसीईआरटी, बट इसके बाद भी व्हेन दे स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और जब पेपर दे रहे हैं, इवन मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है या फिर जो पढ़ा हुआ है वो टाइम पे याद नहीं आ पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी स्पीड कम हो रही है। जो एक टारगेट रखा हुआ है कि उतने ही टारगेट में आपको बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, सो दैट 90 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं अपने 45 to 50 मिनट्स ऑफ टाइम लिमिट में। तो उसका एक मेन रीजन ये है कि आप ओनली रीडिंग कर रहे हैं, नोट्स भी प्रिपेयर किए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी आप यूज कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स निमोनिक्स को भी यूज करते हैं अपनी स्टडीज में, बट उसके बाद भी जो एक मेजर लेकिंग आ रही है या जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है, स्टूडेंट्स को जब पूछते हैं उनसे या बात करते हैं कि इन व्हाट वे दे आर प्रिपेयरिंग, तो मेनली एक जो है वो की नोट प्रिपेयर करने के जो मेथड है वो या तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, या फिर अगर आप की नोट्स और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो मोस्टली ये होता है, क्योंकि देखे हैं मैंने शॉर्ट नोट्स भी स्टूडेंट्स के, तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते करते ये होता है कि जो एक टॉपिक का शॉर्ट नोट स्टूडेंट ने, आपने भी फील किया होगा, प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो वो शॉर्ट नोट शॉर्ट नहीं रहता है, वो 1 or 2 पेज लॉन्ग हो जाता है। और फिर ऐसी कंडीशंस में आपको एनसीईआरटी भी आप प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पढ़ना ही है, डू एंड डाई कंडीशन में एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है, स्किप करना ही नहीं है। तो अब दो एक स्ट्रेस हो गए आपके पास कि एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं और एक 4-5 आवर्स दे के आपने एक अपना शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया जो कि लॉन्ग नोट में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो वो भी आपको पढ़ना होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक फाइनल एग्जाम रिवीजन का जो टाइम है, अभी भी नीट का स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम है, वो एक बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स पे कि अब हम नीट के लिए रिवीजन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को रीड करें कि ये जो हमने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसको रीड करना स्टार्ट करें। एंड फाइनली होता ये है कि एट द फाइनल टाइम दे गिव अप देयर शॉर्ट नोट्स जो बहुत मेहनत से बनाए होते हैं, एंड अगेन फाइनल रीडिंग पर आ जाते हैं एनसीईआरटी के। तो जो साल भर आपने मेहनत की है शॉर्ट नोट्स के लिए वो तो आप प्रॉपर रिवाइज कर ही नहीं पाते हैं। तो इसी को ये सब देखते हुए मैं यहाँ पे एक आज जो एक्सप्लेन करूंगी आपको कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और किस फॉर्म में प्रिपेयर करने हैं। वो एक एग्जाम्पल आरबीसी का लिया हुआ है मैंने, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 11th से, एंड रिपीटेडली ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगर हम देख रहे हैं तो उस टॉपिक से एवरी ईयर 1 क्वेश्चन आ ही रहा है। सो दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट द आरबीसी और एरिथ्रोसाइट आप कह सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं हम। बट यहाँ पे उसके पहले मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगी कि पढ़ने के लिए अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, की नोट्स कह रही हूँ, शॉर्ट नोट्स नहीं कह रही हूँ, एक डिफरेंस होता है की नोट और शॉर्ट नोट में, वो जब आप नोट्स देख लेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये देखिए कि मेनली ये जो मेथड है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब ड्रॉप लेने का कंफर्म कर लिया है फॉर द 2021 नीट एग्जाम, वो स्टूडेंट्स प्लस जो स्टूडेंट्स क्लास 12th और क्लास 11th में है और उनको भी 2021 या 22 में नीट्स को में अपीयर होना है, उस एग्जाम के लिए वो अभी से ये मेथड यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टारगेटेड रहना होगा और अपने साथ ऑनेस्ट रहना है कि पर डे आपको एटलीस्ट एक की नोट पढ़ना ही, प्रिपेयर करना ही है। की नोट प्रिपरेशन के लिए आपको ब्लैंक व्हाइट कॉपी लेनी है, रूल्ड कॉपी आप यूज मत करिए, क्योंकि अगर ब्लैंक कॉपी आपके पास है तो विद द हेल्प ऑफ एरो यू कैन मूव इन एनी डायरेक्शन ऑफ दैट कॉपी। मार्जिन्स आ जाते हैं आपके उस रूल्ड कॉपी में, तो थोड़ा एक बाउंड्रीज होती है नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट तो प्लेन कॉपी को यूज करिए। सेकेंडली व्हेन यू स्टार्ट टू प्रिपेयर की नोट 1 पेज ही केवल लेना है, एंड यू डिसाइड दैट द 1 पेज यू ओनली प्रोवाइडेड फॉर 1 की नोट। पेजेस में मत बनाइए, बहुत सारे बच्चे पेजेस में की नोट्स बनाते हैं और फिर वो उनको उसमें एनसीईआरटी में स्टिक करते हैं,
तो एनसीईआरटी में स्टिक मत करिए आप। बेटर है कि आप एक यूनिट के सपोज आपके जितने भी टॉपिक हैं और जितने पेजेस बन रहे हैं यूनिट वाइज आप की नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो स्टडी करने में क्वाइट इजी होते हैं। अब की नोट्स आप जब प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सपोज अगर आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं या बैक्टीरिया के लिए की नोट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, सो इन व्हाट सेक्शंस ऑफ एनसीईआरटी, इन व्हाट चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी in 11th as well as in 12th bacteria topic is provided और line about the bacteria is discussed। that's why मैं कह रही हूँ कि बहुत डेडिकेशन रिक्वायर्ड होता है की नोट्स के लिए। सेकेंडली कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना पड़ेगा टॉपिक के साथ और एनसीईआरटी के साथ। अगर यहाँ पे मैंने आरबीसी को एक्सप्लेन किया है तो आरबीसी कहाँ कहाँ पर दिया है, आरबीसी का एक स्टेटमेंट सेल एंड द यूनिट ऑफ लाइफ में डायमीटर के लिए, ठीक है। आरबीसी आप स्टडी करते हैं तो सर्कुलेशन के चैप्टर में मेजर पार्ट ऑफ आरबीसी है। आरबीसी के सिंथेसिस से रिलेटेड हार्मोन आप पढ़ते हैं तो वो आपका एनसीईआरटी 11th में क्लास लास्ट चैप्टर में एरिथ्रोपोइटीन का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपके आरबीसी से रिलेटेड है बट दे आर प्रोवाइडेड इन डिफरेंट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिसिटी। तो उन सबको आपको कंबाइन करते आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो डेडिकेशन रखिए, सेकेंडली क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट्स। तो इनिशियली 11th से ही जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट और जिन्होंने टारगेट कर लिया है अपने लिए कि नीट उनको क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो आप फर्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मोनेरा से, सो मोनेरा फर्स्ट यू गो थ्रू द एनसीईआरटी, यू गो थ्रू द रेफरेंस बुक। किसी आप इंस्टीट्यूट्स के प्रिपेयर कर रहे हैं नोट्स तो वो नोट्स आप ले सकते हैं, बट नॉट टू यूज टू मच स्टडी मटेरियल, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। डिसाइड कर लीजिए कि किस रिफ्रेशर बुक से और किस स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, वही रिफ्रेशर और वही स्टडी मटेरियल यूज करना है। एंड वंस यू क्लियर अबाउट दैट टॉपिक, आफ्टर दैट ओनली फॉर दैट टॉपिक आप उस बैक्टीरिया अगर पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया के पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए एंड रेस्ट ऑफ पेज यू लीव एज इट इज। क्योंकि देखिए अभी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है बैक्टीरिया तो आपको नहीं पता है कि चैप्टर 7th में आरबीसी के लिए और चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बैक्टीरिया के लिए क्या स्टेटमेंट प्रोवाइडेड। सो व्हेन यू कम टुवर्ड्स द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे आपको अगर फिर बैक्टीरिया के लिए कोई टॉपिक मिल रहा है, सो इमीडिएटली यू कम टू द की नोट ऑफ बैक्टीरिया एंड यू मेंशन दैट लाइन इन अ वेरी शॉर्ट स्क्रिप्ट और इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म इन योर की नोट फॉर दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। सो स्लोली व्हाट इज हैपनिंग कि स्लोली वन डे आप एक दिन में एक प्रिपेयर करते जा रहे हैं, तो स्लोली लास्ट चैप्टर तक आते आते 7-8 साइट्स पे आपको आरबीसी के स्टेटमेंट मिलेंगे या किसी अनदर एक टॉपिक के स्टेटमेंट मिल रहे हैं। ऑल दो स्टेटमेंट एंड ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी यू इनबिल्ट इन अ वन, या आप पूरा का पूरा कहां पर लेके आ जाएंगे ऑन वन पेज। सो इन दिस वे आपका क्या हो जाएगा, एक वन कंप्लीट की नोट प्रिपेयर्ड होता है। एंड देन आफ्टर दैट जो स्मॉल स्पेस अभी बचा रहता है, क्योंकि ये मैंने बनाए हुए हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये जो आपका एक स्मॉल स्पेस रहता है व्हेन यू कंप्लीटली स्टडी अबाउट दैट मोनेरा और एनी ऑफ द टॉपिक, देन यू कम टुवर्ड्स द प्रीवियस ईयर्स पेपर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखिए और फिर आप अपने की नोट्स के साथ उसको मैच करिए। तो मैक्सिमम स्टेटमेंट आपके ऐसे होंगे जो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे फ्रॉम लास्ट ईयर और previous year examinations. Some of the new things which are not included in NCERT वो भी आपको मिल जाएंगे लास्ट ईयर के पेपर्स में। सो फॉर दैट आप एक सेपरेट कलर यूज करिए। एनसीईआरटी के जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो एक ही कलर से लिखने हैं। द क्वेश्चंस विच आस्क्ड इन लास्ट ईयर नीट एग्जाम, एम्स के पेपर हैं आपके पास लास्ट ईयर्स के, उनमें जो क्वेश्चंस है आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं उनके लिए एक कलर डिसाइड कर लीजिए पेन का, वो आपकी चॉइस हो सकती है। एंड ओनली विद दैट स्टेटमेंट, या तो एम्स के एग्जाम के लिए अलग कलर यूज करिए और नीट के लिए अलग कलर यूज करिए। जो एडिशनल क्वेश्चन है अदर देन एनसीईआरटी उनके लिए कलर यूज करने हैं और उनको आप उसी पार्ट में नोट कर लीजिए। कलर आप मेंशन कर लीजिए कहीं पर बिगिनिंग ऑफ इसमें कि ब्लैक कलर सपोज आप एनसीईआरटी के लिए ले रहे हैं, रेड आप नीट के और एआईपीएमटी के एग्जाम्स के आउट ऑफ एनसीईआरटी के लिए ले रहे हैं,
and green or any of color, number of colors nowadays are there. So any color you can use so that you use for the aims. अब slowly आपके ये की नोट्स प्रिपेयर्ड हो गए एंड देन आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन विथ दीज की नोट्स, रिविजन जब आप करेंगे सो एग्जैक्टली आपके पास एनसीईआरटी पूरी की पूरी आपकी साथ है की नोट्स के फॉर्म में. एंड इन एडिशन टू एनसीईआरटी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है दोस्तों सेपरेटली आपको कंसंट्रेट नहीं करना है टू सॉल्व द लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर, टू स्टडी द एडिशनल पोर्शन विच इज रिपीटेडली आस्क्ड इन सम एग्जाम्स. So in this respect you completed entire refresher books, NCERT and previous year question papers. तो ये इतना आप याद रखिएगा. और फिर इसके बाद अब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको आरबीसी के एग्जाम्पल के साथ, तो वो आप स्टडी कर लीजिए एक बार. उसको आप शॉर्ट नोट उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास. टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वैसे की नोट्स में टाइम टू टाइम सेंड कर रही हूँ. और ये एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने अभी कि हाउ टू प्रिपेयर अ की नोट्स एंड हाउ टू स्टडी द एनसीईआरटी. तो यहाँ पे मैं डिफरेंट वेज बताते जाऊंगी. शेप्स को अलग से स्टडी करना है, वॉल्यूम्स को अलग से स्टडी करना है. सो इन नेक्स्ट सीरीज वी डिस्कस दैट हाउ टू स्टडी द डिफरेंट शेप्स इन एनसीईआरटी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, उनके डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, उन पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं. सो इन व्हाट वे वी प्रिपेयर्ड ऑल दीज थिंग्स that we will discuss in next session. But in this session हम आते हैं towards the RBC. यहाँ पर एक example I select for explaining that how to prepare keynotes. इस example के form में यहाँ पर RBC और एरिथ्रोसाइट को लिया है और यहाँ पर थोड़ा आप attention pay करिएगा and with the help of this आप अपने खुद के अलग अलग topics के या separate topics के की नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. और ये मेथड आप नॉट ओनली इन बायोलॉजी, आपके जो दूसरे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं इन दो सब्जेक्ट ऑल्सो यू यूज दिस मेथड. वन ऑफ द बेस्ट मेथड है. अब देखिए अगर आप आरबीसी पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स आपको अगर आरबीसी के बारे में एनसीईआरटी में वॉट एवर थिंग्स आर प्रोवाइडेड वो प्रॉपरली क्लियर है. मेनली जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं दे कैन गो थ्रू दिस मेथड. तो यहाँ पे देखिए आरबीसी हम लेते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट तो देखिए शेप आप सभी को याद है, ह्यूमन आरबीसी का शेप है बाइकॉनकेव. मैमल्स में एक्सेप्शनल कंडीशन यहाँ पे शो कर दी है, कैमल एंड लामा आप याद रखिए आरबीसी इज ओवल शेप. देन आरबीसी ह्यूमंस में पर्टिकुलरली हमको स्टडी करना है क्योंकि इन्यूक्लिएटेड है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे याद रखिए कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं. 120 डेज लाइफ स्पैन है, वो भी आप एरो के फॉर्म में शो करिए. दिस पार्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन ही है. सो फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी बट लास्ट ईयर्स आ चुके हुए हैं वो क्वेश्चंस, उनको आप किसी अनदर कलर से यूज करिए. सो रोलेक्स फॉर्मेशन व्हेन द ब्लड फ्लो इन अ वेरी स्लो मूवमेंट में ब्लड हम कह सकते हैं. इन दैट कंडीशन आप याद रखिए आरबीसी आपके जॉइंट होते हैं और वो रोलेक्स फॉर्मेशन. तो ये सब क्लियर है आप लोगों को, तो रोलेक्स फॉर्मेशन याद रखिए. आरबीसी काउंट 5.0 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम है. आफ्टर दैट ये पार्ट अगेन आप अंडरलाइन ओनली किया हुआ है हमने, बट हियर यू रिमेंबर अगेन दिस पार्ट इज नॉट प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी, सो यू यूज द सेपरेट कलर. एबनॉर्मल राइज, सडनली समटाइम आरबीसी काउंट इंक्रीजेज, कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया. ठीक है, एबनॉर्मल डिक्रीज, आरबीसी काउंट सडनली डिक्रीजेज in body, then it is called as erythrocytopenia. So these three things, first you write down the common normal count of RBC and then abnormal rise and decrease हम नोट कर रहे हैं. आफ्टर दैट आरबीसी काउंट, ये पार्ट आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं आरबीसी काउंट का? हाई एल्टीट्यूड सिकनेस यू स्टडी इन क्लास 12th सिलेबस, इन इकोलॉजी में आप स्टडी करते हैं, वो पार्ट भी यहीं पे आपको नोट करना है आरबीसी का. दैट इन हिली एरिया एट हाई एल्टीट्यूड व्हेन वी मूव आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है, और क्यों इंक्रीज हो रहा है ये भी लिख लीजिए वहां पे, टू फाइट अगेंस्ट हाई एल्टीट्यूड सिकनेस. आफ्टर दैट देखिए एरिथ्रोपोएसिस पे हमारे, एरिथ्रोपोएसिस का मीनिंग क्लियर है आप सभी को. एंड इन एडल्ट्स एरिथ्रोपोएसिस इज टेक प्लेस इन बोन मेरो. व्हाट सेल्स ऑफ बोन मेरो, दैट आल्सो यू मेंशन्ड हियर. दिस पार्ट इज प्रोवाइडेड इन एनिमल टिश्यू वेयर वी स्टडी द
विच वी स्टडी इन क्लास 11th सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए हिमेटोसाइटोब्लास्ट, यू रिमेम्बर हिमोसाइटोब्लास्ट, सॉरी, सेल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिथ्रोपोएसिस। एट द सेम टाइम नोट डाउन कर लीजिए एम्ब्रियोनल स्टेज में, इन एम्ब्रियोनल स्टेज आरबीसी सिंथेसिस, बिकॉज बोन मैरो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में एब्सेंट होते हैं। सो एम्ब्रियोनल स्टेजेस में लिवर एंड स्प्लीन में आरबीसी काउंट इज टेक प्लेस, सिंथेसिस और एरिथ्रोपोएसिस इन एम्ब्रियोनल स्टेजेस और अर्ली स्टेजेस इन लिवर एंड स्प्लीन। जब आप स्प्लीन वर्ड यूज करते हैं सो इमीडिएटली यू रिकॉल टू थिंग्स और नोट डाउन टू थिंग्स, दैट इट इज कॉमनली कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये 11th में पढ़ रहे हैं। क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में व्हेन यू स्टडी अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सो इन लिम्फोइड ऑर्गन आप स्टडी करते हैं स्प्लीन इज अ ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्लास 11th एंड क्लास 12, अब अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो देयर इज नो सिलेबस फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12, दोनों क्लासेस का सिलेबस कंबाइंड होके आपको नीट में आ रहा है। सो क्वेश्चंस जब फ्रेम होते हैं सो क्वेश्चंस आर फ्रेमिंग इन सच अ वे कि द क्वेश्चन इज फ्रेमिंग फ्रॉम आरबीसी, तो वहां पे ये नहीं होगा कि क्वेश्चन आपका 11th से या 12th से, क्वेश्चन आरबीसी से, बट आरबीसी का जो पार्ट आपका क्लास 12th के पोर्शन में है वहां से भी आपका आ सकता है, तो वो माइंड में रख के आपको स्टडी करना है। कनेक्टिविटी, इसी को हम कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास कि टॉपिक व्हेन यू प्रिपेयर्ड सो यू कनेक्ट दैट टॉपिक विद द एंटायर चैप्टर्स ऑफ द सिलेबस। सेकेंडली आरबीसी में आपका ये इतना पार्ट कंप्लीट है। हार्मोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रिसेंटली मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है, और जब क्वेश्चन पेपर के बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं मुझसे तो उनको यही लगता है कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन इज अ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर और प्रोड्यूसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये पार्ट आपको मिलता है इन लास्ट 22nd चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 11th सिलेबस में, जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम्स। जब आप पढ़ते हैं इन दैट पार्ट आप ये स्टडी करते हैं, और ये पार्ट आपका एनसीईआरटी में उस सेक्शन में वाइटल ऑर्गन्स आल्सो सर्व एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट में। तो एरिथ्रोपोएटिन ये याद कर लीजिएगा, नोट भी करिएगा कि सिक्रीटेड बाय जेजी सेल्स, सेल्स का नाम वहां पे प्रोवाइड नहीं है, आप याद रखिए जेजी सेल्स ऑफ किडनी। एंड व्हेन विल बी द एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूसेस, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस में आता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स और टिश्यू then this hormone is produces. Now we come towards the left side, one side आप right side complete करिए, then another topics के लिए। तो यहाँ पर हमने ये दिया हुआ है for hemoglobin specifically, because the hemoglobin is present on the surface of RBC, diameter 7 to 8 meter, इसी में include करिए। If you go through the circulation chapter in NCERT, diameter is not provided, diameter of RBC आपको कहाँ पे मिलेगा, इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए केयरफुली रीड करिए एनसीईआरटी को। सो द डायमीटर इज प्रोवाइडेड इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में है, एंड देन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस एज वेल एज हीमोग्लोबिन काउंट भी याद रखिए। इन नॉर्मल ह्यूमन ये लिखा हुआ है 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम। सो टाइम टू टाइम अपना हीमोग्लोबिन कंटेंट भी चेक करवाते रहिए। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सेपरेटली दिया है, क्योंकि इस तरफ थोड़ा प्रॉब्लम है बोर्ड को विजुअलाइज करने में। यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो हियर वी स्टडी द सम डिजीजेस व्हिच वी डिस्कस थ्रू आउट द 11th and 12th, and these diseases are either related with hemoglobin or the related with RBC. Two disorders we already mentioned here, so I am not going to discuss these disorders. एनीमिया पढ़ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया क्लास 12th में पढ़ेंगे, हीमोफीलिया क्लास 12th में पढ़ा है, थैलेसीमिया क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर मेनली रिलेटेड विद ब्लड और विद इनडायरेक्टली, यहाँ थैलेसीमिया आपका हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस क्लास 11th के सिलेबस में ब्लड ग्रुप के बाद दिया हुआ है, एंड HDN, दिस नेम इज नॉट प्रोवाइडेड इन NCERT, so again out of separate name है, so separate color you use, that HDN hemolytic disease of newborn हो सकता है। I try to
write each and everything and involve each and everything which is to be provided in NCERT, and in last 6-7 years में whatever questions are asked regarding this topic, that all I try to mention in this small keynote for the RBC or erythrocyte. अब यहाँ पे आप देखिए within 5 minutes, hardly 3 or 4 minutes आपको लगेंगे to revise this chart, and in within 3-4 minutes कहीं आपका another topics पे ध्यान भी नहीं जा रहा है, because you totally concentrate on this topic only. And if you prepared the keynotes or you prepared from book even at the time of exam, so what is happening? Your mind is deviated on another topics also, which is rarely आपका क्या है, थोड़ा बहुत वीक होता है, तो वीक टॉपिक्स पे ही आपका ध्यान ज्यादा जाएगा और रिवीजन जो है वो आपका 100% रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं. तो ये मेरा सजेशन है सभी स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है इस साल एंड 2021 के लिए जो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि फर्स्ट यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फॉर 11th and 12th, and then when you start second time reading of the NCERT, so topic by topic, suppose you prepared the keynote for Monera, तो मोनेरा में बैक्टीरिया आप प्रीडोमिनेंटली स्टडी कर रहे हैं, सो बैक्टीरिया इट डजंट मीन्स कि आपने जितना बैक्टीरिया उस मोनेरा में पढ़ा है उतना इंक्लूड करना है. बैक्टीरिया को आपको प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में स्टडी करिए. बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वहां भी बैक्टीरिया आपका है, ओवर देयर ऑल्सो यू कम. एंड देन इन क्लास 12th में आप स्टडी करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, over there also some bacteria we use. All the bacteria you note down in one page, then it is a final keynote for your topic bacteria. So in this way, slowly, but it requires time, it requires hard work and it requires dedication. So all the thing, क्योंकि आप ड्रॉप उसी के लिए ले रहे हैं, तो आप डेडिकेशन से हार्ड वर्क के साथ सिंसियरली पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली एक प्रिपेयर कर लीजिए माइंड में कि एक दिन में आपको कितने की नोट्स बनाने हैं. डू एंड डाई कंडीशन में उतने की नोट्स आपको बनाना ही है. सो इनिशियली आप एक टारगेट 1 की नोट का रखिए, स्लोली 2 and 3 ये भी कर सकते हैं कि 1 की नोट फॉर बायोलॉजी, 1 फॉर केमिस्ट्री एंड 1 फॉर फिजिक्स. तो इक्वल आप रहेंगे इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. तो ये आज मुझे मेनली डिस्कस करना था. बहुत दिनों से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि पढ़ते तो हैं बट याद नहीं रहता है, तो वो एक मेजर रीजन है कि व्हाई द एनसीईआरटी लाइन्स एंड एनसीईआरटी स्किप फ्रॉम द माइंड इवन आफ्टर रीडिंग फॉर मल्टीपल टाइम्स. तो ये होप करती हूँ कि ये जो मेथड है आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा. एंड बाय अप टू नेक्स्ट सेशन मोटिवेट रहिए, हार्डवर्क करते रहिए और हार्डवर्क करते समय और पढ़ते समय अपने लिए ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं वो आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अपने खुद के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. सो अप टू नेक्स्ट सेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड.